नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड के मैथ्स के पेपर सॉल्यूशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, अशोक ने राष्ट्रीयकृत बैंक से 20,000 रुपए 15% सरल ब्याज की दर पर 3 वर्ष से 4 माह के लिए उधार लिया तो कुल कितना धन वापस लौट आएगा। कुल कितना धन वापस लौट आएगा, इसका मतलब इसने मिश्र धन पूछा आपसे। क्या पूछा है? मिश्र धन, न कि ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। ओके दोस्तों, P का मान कितना है? 20,000 रुपए। दर प्रतिशत में है इसलिए 15 बट्टे कितना लिखेंगे? 100। और दर वार्षिक दर है। कैसी दर है? वार्षिक दर। आपके नोटिस में ला देना चाहता हूं कि ये जो ग्रेड थर्ड का जो क्वेश्चन बनता है उसमें कई बार इस दर के आगे परसेंटेज के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कैसी माननी है? इसको वार्षिक ही माननी है। कैसी माननी है? वार्षिक ही मानना है। वार्षिक ही माना जाता है, मानना है, या ठीक बात है, वार्षिक ही मानना है इसको। आप ये मत कहना कि सर दर के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं था। नहीं होता है अक्सर, ठीक है, दर के आगे। ठीक है, हाँ जी। तो अपने पेपर की खास बात है कि जहां नहीं लिखा हुआ वहां वार्षिक मानेंगे। 3 वर्ष 4 माह के लिए, तो 3 वर्ष 4 माह के लिए आपको ब्याज निकालना है। बंधु एक बात बताओ, इसमें टाइम है वो वार्षिक नहीं है। 3 वर्ष 4 माह का ब्याज निकालना है। ठीक बात है, 3 वर्ष 4 माह का ब्याज निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 + 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए बट्टा क्या करेंगे? 12। ये हो गया 3 + 1 बार और इधर 3 बार। 3 3 9 और 1 10 बट्टा कितना? 3 वर्ष। 10 बट्टा कितना आ गया? 3 वर्ष। तो समय की जगह कितना लिखेंगे? 10 बट्टा कितना? 3 वर्ष। ओके दोस्तों, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसको काट देते हैं, इधर देखो, और इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। 3 का भाग 5 बार और 5 दूनी 10,000। ये 10,000 रुपए तो आपके पास में ब्याज आया है। आप कहीं 10,000 को उत्तर मत दे देना, 10,000 तो ब्याज आया है। कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा, इसका मतलब ये मिश्र धन पूछा आपसे, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट कितना होगा आपके पास में? 20 और 10 कितना होगा? 30,000। कितना होगा? 30,000। राइट आंसर कौन सा होगा? बी। ब्याज नहीं, आपको कुल कितना धन वापस लौटाना होगा। तो ब्याज भी लौटाना होगा, प्रिंसिपल भी लौटाना होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन। ए अपने मित्र बी से 31 नवंबर 2012 को 8,000 रुपए उधार लेता है, जिसकी शर्त वह 1 वर्ष बाद 9% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान कर देगा। उस राशि को 1 जुलाई 2013 को ही वापस लौटा दिया। तो बताओ बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा। बंधु एक बात बताओ, 31 नवंबर को लिया और 1 जुलाई को चुका दिया। दो प्रकार के प्रश्न अभी राजस्थान में जो सीईटी एग्जाम हुई है उसमें देखने को मिले। हम देखो बंधु, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। साधारण ब्याज का जनरली फॉर्मूला होता है पीआरटी। तो 8,000 रुपए इंटू 9% की दर है तो 9/100। अब वार्षिक दर है तो समय दो तरीके से माना जा सकता है। एक तो आप कहोगे कि सर समय सीधा सीधा, अगर मैं समय सीधा सीधा कहूं तो 31 नवंबर का तो कोई ब्याज वैसे भी नहीं लगना। नवंबर तो गया फिर इसका मतलब, ठीक है, 31 नवंबर होता नहीं है लेकिन फिर भी यहां 30 नवंबर होता है। तो फिर भी बात यह है कि 31 नवंबर ना 30 नवंबर होता है, और नवंबर तो गया, ठीक है। फिर बचा कौन? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये टोटल आपके पास में 7 महीने बचे हैं। कितने महीने बचे हैं? 7 माह का ब्याज निकालना है। तो 7 महीने का ब्याज 7 बटे कितना हो जाएगा? 12। 7 बटे कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो वर्ष में बदलना पड़ेगा इसको। किस में बदलना पड़ेगा? वर्ष में। अगर कोई बीच में दिन काउंट करेगा तो अप्रोक्स आंसर आएगा। क्या काउंट करेगा? दिन काउंट करो। क्या काउंट करो? दिन काउंट करने पर, दिन काउंट करने पर भी, दिन काउंट करने पर भी अप्रोक्स आंसर आएगा। क्या आएगा?
अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, ठीक है। हाँ जी, तो ये दो प्रकार के केसेस अभी राजस्थान में सीईटी एग्जाम में देखने को मिले कि सर बीच में दिन काउंट करें या सीधे सीधे महीने जोड़ें। जब बंधु डेट में वेरिएशन बहुत कम हो, डेट में गैप बहुत कम हो, जैसे 4 जुलाई और 5 नवंबर, ज्यादा गैप नहीं है, 7 अगस्त और 4 नवंबर, इनमें सॉरी गैप है इनमें, ठीक है। जबकि जब डेट बहुत नजदीक हो तो बीच के दिन काउंट मत करो, महीने काउंट करो। 2 जीरो से सीधे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक बात है। हाँ जी, 3 का भाग 4 बार और 3 का भाग कितनी बार, 3 बार। 4 का भाग 4 दूनी 8, 20 बार। और ये देखो यहां से 20 3 60 और 60 को 7 से गुणा करेंगे, 420 रुपए ब्याज आएगा। कितना ब्याज आएगा, 420 रुपए ब्याज आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में पड़ा आपके पास में, 420 रुपए ब्याज। ओके, जब बीच के दिन काउंट करोगे तो भी आपके पास में अप्रोक्स आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। बट नहीं करने हैं। दो केसेस होते हैं जब डेट में गैप कम हो, जैसे 31 तारीख और 1 तारीख हो, ठीक है, 15 तारीख और 14 तारीख हो, ऐसे केसेस में महीने काउंट कर लें तो ज्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, 320 रुपए का 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 माह का ब्याज। वही बात, सरल ब्याज ज्ञात करना है। 320 रुपए का, कितने रुपए का, 320 रुपए का ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। 320 रुपए का 2 पैसे प्रति रुपए, ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है 2 पैसे प्रति रुपए। चलो ठीक है, 2 पैसे प्रति रुपए का मतलब 1 रुपए का है, ठीक है। कितने महीने का है, प्रति माह है, मतलब कितने महीने का है, ये 1 माह का ब्याज है। और हमें कितने महीने का ब्याज चाहिए बंधु, 4 महीने का ब्याज चाहिए, तो हम 4 माह से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां दर भी मंथली है और समय भी मंथली है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, रुपए से रुपए भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में, और ये आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 ती 24 और 1 25 है और 1 जीरो, 2560 पैसे आएगा इसका उत्तर। 2560 पैसे भी सही है, या फिर रुपए में बदलोगे तो बट्टा 100 लगा दो, और बट्टा 100 लगाओगे तो 25 रुपए 60 पैसे, कितने रुपए 60 पैसे, 25 रुपए 60 पैसे, या इसको 25.60 रुपए भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में जो होगा वो सही माना जाएगा इनमें से। ये कह रहा है 2.56 रुपए, रुपए 25 चाहिए साहब, हमें रुपए 25 चाहिए, 256 नहीं चाहिए। पैसे चाहिए तो पैसे 2500 कितने चाहिए, 60 चाहिए, 25.6 पैसे नहीं होंगे, 25.6 रुपए होते तो सही होता। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला है कि कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1560 रुपए और 5 वर्षों में 1920 रुपए। मेरे बंधु, कोई राशि आपने पी रुपए उधार दिए और वो 3 वर्ष में 1560 रुपए बन गया। कितना बन गया, 3 वर्ष में 1560 रुपए बन गया। इसका मतलब ये मिश्र धन है, और ये 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में 1560 और 5 वर्ष में 1900 कितना बन रहा है, 20 बन रहा है। ओके दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 वर्ष में धन कितना बढ़ा है वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। 2 वर्ष में धन कितना बढ़ा है, तो 2 वर्ष में ब्याज ही जुड़ा है इसमें। कितने वर्ष में, 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा है। 2 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा है ये तो बता दीजिएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा है बंधु, 1560 घटा लो आप 1920 में से, ठीक है। 40 जोड़ोगे 1600 और फिर 300, ठीक है, तो 360 रुपए आ गया। 2 वर्ष का ब्याज 360 रुपए आ गया, तो मेरे बंधु 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 180 रुपए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में 1 वर्ष का ब्याज 180 रुपए है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, कोई बताएगा मुझे। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज होगा 18 × 54 540 रुपए, 540। अब 3 वर्ष का ब्याज में घटा लेता हूं इस 3 वर्ष के मिश्र धन में से, तो 1560 में से 1560 में से मैं 540 घटा लेता हूं। ओके दोस्तों, 1560 में से 500 गया 1060 और 40 गया तो 1020 रुपए। मूलधन 1020 रुपए आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। अगर आपसे दर पूछे, अगर दर पूछे तो यह मूलधन तो आ गया, लेकिन दर पूछता तो आप सीधा सूत्र लगा देना, 100 इंटू साधारण ब्याज अपॉन में प्रिंसिपल इनटू टाइम पीरियड। बस बात यह है कि 100 इंटू ब्याज कम से कम लिखना, तो ब्याज कम से कम 180 लिखना। मूलधन तो फिक्स है 1020 रुपए इंटू ब्याज, अगर 180 लिखा है तो टाइम कितना आएगा, 1 आएगा दोस्तों। ओके, और इसको कैलकुलेशन कर लेना इसकी, ठीक है, और इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला,
अगला ये कहा है कि 12,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 14,880 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर 4% अधिक होती तो यह धनराशि कितनी होती। आपने किसी को 12,000 रुपए की धनराशि उधार दी। कितने रुपए की धनराशि उधार दी? आपने किसी को 12,000 रुपए की धनराशि उधार दी, मतलब मूलधन 12,000 रुपए है। कितने वर्ष के लिए उधार दी आपने? 3 वर्ष के लिए उधार दी। 14,880 रुपए मिश्र धन बन गया, अमाउंट बन गई। क्या बन गया? मिश्र धन बन गया। मेरे बंधु एक बात बताओ, सरल ब्याज की दर 4% अधिक होती तो धनराशि कितनी होती? सरल ब्याज की दर 4% अधिक होती तो, सरल ब्याज की दर 4% अधिक होती तो ब्याज एक्स्ट्रा आता। ब्याज क्या आता? सॉरी, ब्याज एक्स्ट्रा आता। यहां पे ब्याज क्या आता दोस्तों? एक्स्ट्रा आता। सरल ब्याज की दर 4% अधिक होती तो थोड़ा बहुत ब्याज एक्स्ट्रा आता। कितने रुपए का? 12,000 रुपए का ही आता। किस दर से? वो एक्स्ट्रा वाली दर से। कितने समय का? 3 वर्ष का ब्याज एक्स्ट्रा आता। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो गया 4 12, 12 को 12 से गुणा करोगे 144, 1440 रुपए ब्याज क्या आता? एक्स्ट्रा आता। क्या आता? एक्स्ट्रा आता 1440 रुपए। 14,800 रुपए तो पहले ही बन रहा था, 14,880 तो पहले ही बन रहा था, अब 1440 रुपए और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बताओ नया मिश्र धन ये क्या आ जाएगा बंधु? नया मिश्र धन आ जाएगा। नया मिश्र धन कितना आएगा जरा बताना। नया मिश्र धन इनको जोड़ेंगे तो ये आया 0, 8 4 12, 12 और 1 13 और 4 और 1 4 और 2 6। ठीक है, ओके। ये आपके पास में 6 और ये 16,320 रुपए। 16,320 रुपए कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। ओके, इस प्रश्न का जेन्युइन तरीका क्या है? जेन्युइन तरीका यह है कि मूलधन आपको जो दे रखा है उससे और समय से आपको ब्याज निकालना होता है इससे, और इस ब्याज से दर निकालो। 100 इंटू वो ब्याज बटे मूलधन, ये 12,000 रुपए और समय 3 साल, वो दर निकाल कर फिर उस दर में आप 4 जोड़ो, 4 ज्यादा करो, फिर नई दर आएगी उससे 12,000 का ब्याज निकालो और फिर मिश्र धन निकालो। बात यही आएगी 16,320 पे। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मूल राशि, यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज, 1 वर्ष के साधारण ब्याज अर्थात प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात है 25 अनुपात कितना है? 1। आपको पूछा है ब्याज की दर कितनी है। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, 100 इंटू साधारण ब्याज अपॉन पी इंटू टी। ओके, 100 इंटू साधारण ब्याज आपको सामने दिख रहा है कितना? 1 रुपया। कितने रुपया? 1 रुपया। मूलधन कितना है? 25 रुपए। और टाइम कितना दिया है आपको? टाइम इसने खुद ने 1 वर्ष ही दिया है। 25 का भाग 100 में 4 बार तो 4% की दर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4% की दर कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 9 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ये वही प्रश्न है कि कितने गुना हो जाती है और ब्याज क्या बन जाता है। वैसे इसमें आरटी वाला प्रश्न बोलते हैं, लेकिन इसमें आर दिया हुआ होता है तो टी कांस्टेंट होता है और टी दिया हुआ होता है तो आर। साधारण ब्याज के साथ में ओके दर दे रखी है आपको, कह रखा है कि सॉरी 9 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 गुनी। ठीक है, कितने वर्षों में? 9 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। ओके, फिर अगला कह रहा है तो साधारण ब्याज की समान दर से धनराशि 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? सपोज 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? एक्स। मेरे बंधु बीच में ब्याज लिखते हैं, 4 गुना का मतलब ब्याज कितना है? 3। 1 रुपया दिया और 4 गुना हो गया तो ब्याज 3 है, और x रुपए दिया तो ब्याज x माइनस 1 हो गया। x गुना का मतलब ब्याज x माइनस 1, या फिर आप y मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ बंधु यहाँ पे 9y बराबर कितना आ गया? 9y बराबर 3 गुना 15 आ गया। 3 का भाग 15 में खुद 9 में कितनी बार? तो या 15 3 45 हो गया, 15 3 कितना हो गया? 45। 45 में y बराबर 9 का भाग कितनी बार? 5 बार। y बराबर 9 तो ब्याज है, और 9 ब्याज है तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का हमेशा ध्यान रखना, माइंड इट, इस प्रश्न का ध्यान रखना बंधु। 5 ब्याज है तो गुणा कितना होगा? 6। और इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? 6, न कि फर्स्ट। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन है, किसी साहूकार ने एक किसान को 4 वर्षों के लिए 2% की दर पर, अगले 5 वर्षों के लिए 3.4% की दर पर, शेष समय के लिए 6% की दर पर कर्जा दिया। 16 वर्षों बाद ये 13,400 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं 16 वर्षों बाद में। तो बताइएगा उसने कितने रुपए कर्ज के रूप में लिए थे। सपोज उसने x रुपया लिया, x रुपए का मूलधन का शुरू के 4 वर्षों पर 2% की दर, तो 2/100 इंटू कितना 4, फिर चिन्ह किसका, प्लस का। ओके दोस्तों, इसके बाद में फिर वापस x रुपए का, कितने रुपए का, x रुपए का 3.4% की दर से 5 वर्षों के लिए, 3.4% की दर से कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। ओके, फिर इसके बाद में बचे हुए समय के लिए टोटल इसने 16 साल के लिए पैसा दिया था, 16 में से 5 और 4 9 गए, तो बचे कितने बंधु बताओ, 7 वर्ष। तो आगामी 7 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए दर रहेगी 6%, 6/100 इंटू 7 बराबर टोटल ब्याज 13,400 रुपए है। कितना ब्याज है, 13,400 रुपए है। 13,400 रुपए ब्याज है टोटल, 3 अलग अलग सिस्टम में, 3 अलग अलग सेगमेंट में ये ब्याज टोटल 13,400 है। लेकिन मूलधन समान है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं तीनों जगह से। तो x को कॉमन ले लूं तो ये बट्टा 100 भी कॉमन ले लूं, तो बताओ बंधु फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट में x और 100 गया तो 4 दूनी कितना 8, चिन्ह किसका, प्लस का। x और 100 गया तो ये 5 चौके 20 और ये 20 का 0 तो गया पॉइंट के रूप में, और 3 5 15 और 2 17 आ गया। ओके, फिर प्लस में 7 6 42, क्योंकि वो x/100 कॉमन है, बराबर कितना आ गया 13,400 रुपए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला कदम ये है कि x/100 इंटू ये कितना आएगा 42 और 8 50, 50 और 60 67, 67 बराबर कितना आ गया 13,400। मेरे बंधु 67 का 60 का डबल 120 होता है और 7 का डबल 14 होता है। 120 में 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है 134, और ये डबल बार 2 बार भाग गया 200, और 200 को 100 से गुणा करोगे ये मान आएगा कितना 20,000। कितना आएगा 20,000। तो बताओ उस व्यक्ति ने कितने रुपए कर्जा लिया था, 20,000 रुपए का कर्जा लिया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखो एक व्यापारी ने 4500 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% ब्याज दिया और दूसरे ऋण के लिए 13% ब्याज दिया। एक वर्ष में कुल 4,950 रुपए ब्याज दिया। तो इसका मतलब ओवरऑल दर कितनी होगी, पहले तो ये निकालना पड़ेगा ओवरऑल दर कितनी होगी। तो ओवरऑल दर का वही सूत्र 100 इंटू ब्याज कितना दिया 4,950 रुपए ब्याज दिया। कितने रुपए का दिया 45,000 रुपए का दिया। ओके, कितने साल का दिया, 1 वर्ष का दिया। यहां से ओवरऑल दर कितनी आएगी आपके पास में, 3 0 से 3 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब बात आती है कि इसको 10 से गुणा कर दें, और 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 5 का भाग लगा दें। 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग 9 बार, और 5 का भाग है 5 9 45 और 5 9 45, तो ये कितना आ गया 11। 9 का भाग 99 में कितनी बार 11%। ओवरऑल दर 11% आ गई। ये कर्जे में से कुछ राशि तो 8% की दर पर, और बची कुची राशि 13% की दर पर, और जो ओवरऑल ब्याज है वो 11% मिला है दर से। तो बताओ तिरछा घटा लेते हैं ज्यादा में से कम, और 13 में से 11 घटाओगे तो 2, और 11 में से 8 घटेगा तो 3, 2:3 दोनों का योग कितना 5। इसका मतलब 5 बराबर कितना 45,000, और 5 बराबर 45,000, तो मेरे बंधु 5 बराबर आपके पास में 45,000 है। तो 1 बराबर 45,000 में 5 का भाग 9 बार, 1 बराबर 9। तो मुझे ये बताओ आपको 8% की दर पर पूछा है, तो 2 बराबर 9 दूनी कितना होगा 18,000 रुपए, और 9 दूनी 18,000 रुपए आंसर हो जाएगा। 8% की दर पर कितना 18,000 रुपए उधार दिया था। ये अपने 9 क्वेश्चन L1 में मैथ्स के थे जो अपन ने सोल्व कर लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। इसी श्रृंखला में आगे जुड़े रहिएगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास
एजू हैब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखो आज हम L1 के जो फिजिक्स के पार्ट के प्रश्न हैं उसके हम समाधान करने जा रहे हैं। देखो 115 से स्टार्ट होते हैं और आपके 7-8 प्रश्न हैं इसके, जो आपका प्रकाश वाला चैप्टर है उससे संबंधित है। देखो पहला है, एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर क्या हो जाए? दूर हो जाए। देखो ये आपका क्या है? एक दर्पण है और कोई लड़की यहां पर खड़ी है, यहां पर वो क्या है? खड़ी है। अब इनके बीच की दूरी कितनी देर की है आपको? 5 मीटर। क्या कह रहा है? समतल दर्पण से वो 5 मीटर की दूरी पर है। अब क्या होता है कि समतल दर्पण में अपन जितनी दूरी पर खड़े होते हैं ना, हमारा प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर पीछे की ओर बनता है, पीछे की ओर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखो वो क्या है? 2 मीटर दूर हो जाए प्रतिबिंब से। देखो 2 मीटर, अगर वो यहां पर आ जाएगी कितनी दूरी पर रहेगी? 1 मीटर। 1 मीटर पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब यहां पे बन जाएगा, उसका प्रतिबिंब यहां पर उसका 1 मीटर की दूरी पर वो बन जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? 2 मीटर। प्रतिबिंब और उसकी बिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। तो वो कितनी चली भाई? यहां से चलकर वो कितनी आई? यहां से चलकर 1 मीटर था, 5 में से 1 घटाओ 4 मीटर, मतलब कि वो 4 मीटर चली। कितनी चली? 4 मीटर। तब उनके जो प्रतिबिंब है और बिंब के बीच की दूरी, खुद के बीच की दूरी कितनी रहेगी? 2 मीटर रहेगी। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 4 मीटर। ये क्या है? समतल दर्पण में यही कंडीशन रहती है। क्या? अगर हम जितनी दूरी पर खड़े हैं, हमारा बिंब भी पीछे की तरफ, प्रतिबिंब भी पीछे की तरफ उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये प्रश्न बहुत पूछते हैं कई बार। क्या चाल का पूछ लेते हैं हम, अगर v चाल से चल रहे हैं तो हमारा बिंब प्रतिबिंब भी v चाल से ही चलेगा। ये आप इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे, बाएं कान को दाएं हाथ से छूना है। देखो आपका ये क्या है? दायां हाथ है और बाएं कान को छुओगे तो दर्पण में देखोगे, दर्पण में जस्ट आपको विपरीत दिखाई देगा, जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा मतलब कि क्या होता है? प्रतिबिंब आपका क्या है? समतल दर्पण में आपका बायां भाग दायां दिखेगा और दायां भाग बायां। तो आप क्या कर रहे हो? बाएं कान को दाएं हाथ से पकड़ रहे हैं तो आपको दिखेगा कि आपने बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ा है। क्या है? दाएं कान को बाएं हाथ से पकड़ा या छुआ है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जस्ट क्या है इसका? आपको उल्टा दिखाई देता है। क्या? बायां भाग दायां और दायां भाग बायां। बस इतना ही अगर आपको समझ में आ गया तो ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सौर कुकर जो सूर्य के प्रकाश से चलता है में उपयोग लिए गए कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त होता है? भाई कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। विशेषता क्या होती है अवतल दर्पण की? कि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? एक बिंदु पर क्या करेगा? ये केंद्रित करेगा। देखो प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, यहाँ पे एक बिंदु पर क्या करेगा? ये फोकस करेगा, एक बिंदु पर क्या करेगा? केंद्रित करता है। तो एक बिंदु पर केंद्रित करेगा तो क्या आपका जो सौर कुकर है वो जल्दी गर्म होगा और आपका खाना है जल्दी पकेगा। तो सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण है भाई? आपका ऑप्शन ए, अवतल दर्पण काम में लेते हैं। सौर कुकर में अवतल दर्पण काम में लेते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है। दूसरा, एक पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में उपयोग में लाए गए 2 समतल दर्पणों के बीच। भाई क्या है? पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है पनडुब्बियों में, आपके बंकरों में जो देखने के लिए किया जाता है। तो जो 2 समतल दर्पण काम में लेते हैं और दोनों समतल क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। ये दोनों समतल क्या होते हैं? समानांतर। क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। आप देखो समानांतर होते तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? कोण का मान कितना हो गया? 0 डिग्री। कोण का मान कितना हो गया? 0 डिग्री। ये प्रश्न देखो आपका ऑप्शन ए सही है। लेकिन देखो इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि पेरिस्कोप में उपयोग में लाए गए समतल दर्पणों का
क्षैतिज के साथ जो पृथ्वी है उसके साथ कितने कोण पर उसको रखा जाता है, तो आपको क्षैतिज के साथ अगर इनको बात करेंगे, क्षैतिज के साथ, क्षैतिज में कौन रहता है भाई, पृथ्वी। पृथ्वी पर कितने डिग्री के कोण पर रखते हैं इनको, 45 डिग्री के कोण पर। पृथ्वी पर जैसे आपकी ये पृथ्वी है उस पर इस प्रकार से देखा जाता है, 45 डिग्री पर रखा जाता है और प्रकाश की किरण आएगी, दूसरा इसके समानांतर होगा और इस प्रकार से हम जो यहाँ रखी चीजों को, जो अदर से चीज है उसको हम देख सकते हैं। ये पेरिस्कोप का कार्य होता है। तो क्या क्षैतिज के साथ 45 डिग्री और समानांतर होते हैं आपस में, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण रहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। आवर्धन समतल दर्पण का कितना होता है, 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। याद रखना m बराबर 1 होता है। क्यों कि आपकी जो बिंब दिखेगा, प्रतिबिंब और बिंब की हाइट होती है दोनों बराबर होती हैं, इसलिए m बराबर 1। अगला प्रश्न देखो। अगला है, एक समतल दर्पण के सामने स्थिति ए बी सी डी बिंदु दे रखे हैं, ए बी सी डी और सी ये दे रखे हैं। सी पर क्या कोई व्यक्ति खड़ा है, सी स्थिति पर यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो किसको देख सकता है, देखो उसके द्वारा इस प्रकार से आएगी आंख से, और ये आपको पता है कौन सा है, परावर्तन का नियम लगेगा। दोनों का कितने डिग्री का कोण बराबर, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, तो सी किसको देख सकता है, डी को देख सकता है। अगर ए की बात पूछेंगे तो ए बी को देख सकता है, तो सी किसको देखेगा, केवल डी को देख सकता है। सी किसको देखेगा, केवल डी को देखेगा। क्यों, आपतन कोण और परावर्तन को दोनों बराबर होंगे। आंख से जो विकिरण निकलेगी, जो किरण निकलेगी, वो दर्पण से टकराकर वापस उतने ही डिग्री पर वो चला जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, तो डी है आपका, वो केवल डी को देख सकता है, सी पर खड़ा व्यक्ति। अगर ए पर खड़ा व्यक्ति किसको देखेगा, सिर्फ और सिर्फ बी को देख सकता है, ए पर बी को देख सकता है। अगला देखो, अगला लेंस से संबंधित सूत्र है। देखो लेंस से संबंधित सूत्र क्या होते हैं, एक तो उसका फोकस दूरी ज्ञात करने का क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रहता है। एक होता है m आवर्धन ज्ञात करने का, v/u। देखो कौन सा, देखो पहला m बराबर माइनस v/u, ये आपका क्या है, ये आपका दर्पण का है, ये आपका दर्पण का है। दूसरा देखो ये थोड़ा सा क्या है, एक इधर आना चाहिए, दोनों क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये देखो ये आपका दर्पण का सही है, सॉरी लेंस के लिए फोकस दूरी ज्ञात करने का ये दे रखा है, ये आपका 1/u 1/v दे रखा है, तो ये होता ही नहीं है, ये गलत है। ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दे रखा है, ये आपका किसका होता है, दर्पण के लिए होता है। दर्पण सूत्र फोकस दूरी ज्ञात करने का, दर्पण सूत्र। ये देखो पांचवा क्या है, आवर्धन, ये आपका क्या है, आवर्धन, ये आवर्धन, ये पांचवा भी आपका सही है। तो संबंधित सूत्र कौन सा हो गया, 2 नंबर और 5 नंबर। ऑप्शन में देखो 2 और 5 किस में है, ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। अगला देखो, परावर्तन की घटना में कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होती है। देखो परावर्तन की घटना होती है, तो परावर्तन आप समझते हो, परावर्तन क्या होता है कि एक ही माध्यम में वो क्या होती है, एक पृष्ठ पर आपतित होती है और विकिरित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो क्या क्या चेंज हो जाएगा, देखो उसमें आवर्ती भी चेंज नहीं होती है, अगर मीडियम चेंज हो जाता तब होता, अपवर्तन में हो जाता है ये काम, वेग भी नहीं होता, तरंग दैर्ध्य भी नहीं होता, सिर्फ क्या होती है उसकी इंटेंसिटी, आवर्ती क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आवर्ती क्या हो जाती है, ये क्या है, आवर्ती उसमें कम हो जाती है। तो आपसे पूछा कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होती है, तो क्या है, आवर्ती। क्या हो जाती है, तीव्रता, आपकी क्या हो जाती है, तीव्रता परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न देखो, निम्न कथन को छांटिए, सत्य, क्या बात ने, सत्य कथन को आपको छांटना है। पहला देखो, प्रकाश तरंग यांत्रिक तरंगे होती हैं। दूसरा दे रखा, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तीसरा दे रखा, प्रकाश के रंग का निर्धारण तरंगदैर्ध्य द्वारा होता है। चौथा दे रखा, 2 समतल दर्पणों से अनंत प्रतिबिंब बना सकते हैं। देखो पहला, प्रकाश तरंग यांत्रिक नहीं होती हैं भाई, अयांत्रिक तरंग होती हैं। क्या होती हैं ये,
यांत्रिक क्या होती हैं? अयांत्रिक होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, तो यांत्रिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश तरंगों को क्या है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए क्या होती है, अयांत्रिक तरंगे होती हैं, ये यांत्रिक नहीं होती हैं। ये आपका गलत कथन है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, सही बात है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगधैर्यों के द्वारा होता है, तरंगधैर्य लेमडा के द्वारा होता है कि लेमडा का मान कितना, उसके अनुसार क्या है उसका रंग होता है। लेमडा का मान कितना, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर ये लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य रहता है। तो आप रेड से लेकर बैंगनी तक के कलर होते हैं, उसमें 7 प्रकार के रंग हैं। अगला देखो, 2 समतल दर्पणों से अनंत प्रतिबिंब बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या भाई? अगर 2 समतल दर्पण आपके फर्स्ट और सेकंड, और दोनों की स्थिति किस में रख दी? समानांतर, समानांतर रख दी तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। यहां पे आपका बिंब है तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता जाएगा। तो ये क्या है, ये भी आपका सही है। 3 आपके सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही है। तो इसमें देखो दूसरा, तीसरा, चौथा किस में सही है? ऑप्शन डी में। तो ये आपके फिजिक्स के प्रश्न थे, हमने फिजिक्स के प्रश्न किए हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करने वाले हैं हमारे L1 से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनके बारे में। दोस्तों ये अपने L1 के जो क्वेश्चंस थे वो इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटेड थे और वनस्पति वाला जो टॉपिक था वो था हमारा। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक रहती है तथा औसत तापमान 22 डिग्री के आसपास रहता है और आर्द्रता जो है वो 70% से ज्यादा होती है। तो अब दोस्तों ये सोच के देखो कि ये वाले जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हमें कहां मिलती है? वर्षा वनों में। ये विशेषता हमें मिलती है वर्षा वनों में मिलती है। और वर्षा वन जो होते हैं, उन वर्षा वनों में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार। ठीक है ना, ये वर्षा वनों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो अब इसमें अपने को ढूंढना है कौन सा है। पर्वतीय वन नहीं होंगे, यही रहा, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है, हमें अब मैच करना है कि सूची 1 सूची 2 स्प्रूस। तो दोस्तों स्प्रूस जो वन होता है ये पर्वतीय वन होते हैं। स्प्रूस जो होते हैं वो पर्वतीय वन होते हैं। और अगर पर्वत की बात करें तो नहीं, तराई में नहीं होंगे। पूर्व पश्चिमी घाट, देखो दोस्तों पूर्व और पश्चिमी घाट भी पर्वत है, बट ये अधिक ऊंचाई में होते हैं जहां पे किस प्रकार के वन होते हैं? कोणधारी। स्प्रूस एक वृक्ष जो होता है वो कोणधारी वनों की कैटेगरी में आता है। तो कोणधारी वन जो होते हैं वो पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट पर नहीं मिलते हैं। तो ये भी सही नहीं होगा, सुंदरवन क्षेत्रों में भी नहीं होगा। तो स्प्रूस हो जाएगा हिमालय के उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनमें। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्प्रूस का मतलब पहले का चौथा, एक का चौथा। अब देवदार जो वृक्ष है, चीड़ और देवदार ये व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। तो ये हिमालय की तराई क्षेत्रों से मिलना शुरू हो जाते हैं, विशेषकर 1500 मीटर की ऊंचाई के आसपास, 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई के आसपास से ये वन शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनका विस्तार अगर हम ऑप्शन को देखें तो एक्चुअल में तो राइट आंसर इनका ये है 1500 मीटर से 1750 मीटर की हाइट पर ये चीड़ और देवदार के जो वृक्ष हैं वो मिलना शुरू होते हैं। बट ऑप्शन में अगर हम देखें, एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ये ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये क्या है, हिमालय की तराई क्षेत्र से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गया देवदार। सुंदरी जो वृक्ष हैं सुंदरवन में मिलते हैं। और सिनकोना जो रह गया अपना, ये सिनकोना हिमालय के पूर्व और पश्चिमी घाट जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। अब इसको हम मैच करते हैं पहले का चौथा। ये तो यार बहुत इजी ऑप्शन बना लिए अपन ने, पहले का चौथा एक ही में है, बाकी अपन मैच करके देख लेते हैं और सही है क्या। बी का पहला, सी का तीसरा, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बन हो गया। तो नेक्स्ट आते हैं, अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ध्यान से समझना, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। एक चीज और याद रखा करो कि जिस ऑप्शन पे आपको ये डाउट लगे ना कि यार ये होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या किया करो कि उस ऑप्शन को ना आप मतलब छोड़ के
अदर जो हैं उनको मैच कर लिया करो, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती की अगर आप बात करोगे तो आर्द्र पर्णपाती दोस्तों कहां पे मिलेंगे? ये आर्द्र पर्णपाती जो वन क्षेत्र हैं यहां पे जहां पे वर्षा का औसत 70 से 200 सेमी होता है, यहां पे 70 से 200 सेमी जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं यहां पे हमें मिलते हैं पतझड़। अब पतझड़ होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं शुष्क और एक होते हैं आर्द्र। तो शुष्क जो होते हैं ये 70 से 100 सेमी वर्षा वाले में होते हैं और आर्द्र जो होते हैं वो 100 से 200 सेमी वर्षा वाले में होते हैं। अब हमें देखना है कि आर्द्र पर्णपाती हमारे भारत में कहां मिलेंगे, ठीक है। अगर आप देखो इनको मैच करो तो हमारे जो इसमें हम देखें आर्द्र पर्णपाती, अब देखो इसमें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बारिश अच्छी होती है, लेकिन वो पर्वतीय क्षेत्र आ गया तो वो यहां पे नहीं होंगे। दूसरी बात है सह्याद्री, सह्याद्री में तो सदाबहार प्रकार के होते हैं, तो इसमें सदाबहार ऑप्शन है तो हम इसको यहां पे मैच कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो आर्द्र पर्णपाती मध्य गंगा के मैदान में नहीं होते, तो फिर ये फिर होते कहां हैं? तराई क्षेत्रों में, ये ध्यान रखना है। फिर शुष्क पर्णपाती जो हैं, ये शुष्क पर्णपाती आपको कहां मिलेंगे? ये शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा के मैदान में, और अल्पाइन जो हो जाएंगे ये अरुणाचल प्रदेश में। अब मैच कर लेते हैं। आर्द्र पर्णपाती ए का चौथा, ए का 4, दो ऑप्शन में, हाँ, तो इस तरह के तो बनने ही चाहिए। तो एक इसमें है, एक इसमें है। फिर है शुष्क पर्णपाती, दूसरा ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती, तो मध्य गंगा का मैदान, तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी और मैच कर लेते हैं। यहां पे पहला सी का पहला हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंध से लेकर अल्पाइन प्रकार की, दोस्तों अब जब अल्पाइन की बात आ जाती है तो सीधा सीधा हिमालय है। अब ढूंढते हैं उत्तर का हिमालय, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। किस डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन मिलते हैं? तो दोस्तों नर्मदा, हाँ बिल्कुल, तो नर्मदा में नहीं होंगे। ओके, स्वर्ण रेखा, हाँ होते हैं, कृष्णा नदी होते हैं, गंगा, तो 2, 3, 4 ये ऑप्शन ढूंढते हैं। 1, 3 ये रहा, 2, 3, 4, तो ये जो ऑप्शन है ये आपको यहां पे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव में मनाया जाता है, ये जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है और इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं प्रोफेसर KM मुंशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में वनों की ताजा स्थिति की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? यानी सीधा सा मतलब है कि हम बात कर रहे हैं ISFR। ISFR का मतलब होता है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ISFR जो जारी करता है वो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जारी करता है ना, ये ध्यान रखना है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून ISFR जारी करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में मिलता है? दोस्तों यहां पे ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। यहां पे ना आप आंसर क्या करके आएंगे, मुझे पता है आप मध्य प्रदेश करके आएंगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आप आंसर अरुणाचल प्रदेश करके आएंगे। यहां पे क्वेश्चन की बात हो रही है सघन वन, ना कि ये कि भारत में ये सघन वन, यहां पे अति सघन वनों की बात हो रही है, ठीक है। अति सघन वन जो होते हैं वो किन वनों को कहते हैं? ये वे वन होते हैं दोस्तों जहां पे कैनोपी डेंसिटी यानी पेड़ों का घनत्व 70% से अधिक होता है। तो 70% से अधिक घनत्व वाले जो वन क्षेत्र होते हैं वो आपको कहां मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। बट सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के करना। सर्वाधिक वन क्षेत्र ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक सघन वन आपको कहां मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पाई जाती है? दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति का जो मुख्य विस्तार है वो आपको सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से किस विकल्प में सही शब्द संज्ञा है? तो दोस्तों ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, ये हमारे अपने जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू। टास्क आधारित टेस्ट सीरीज में के सॉल्यूशन वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों हिंदी के प्रश्न अपने सॉल्यूशन उसका ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए प्रयास कोचिंग के द्वारा, प्रयास इंस्टीट्यूट के द्वारा आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेकर आपके सामने आ रहे हैं।
इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, ऐसे विद्यार्थी जो सीकर जयपुर इंस्टीट्यूट पर आकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को घर बैठे हमारी कोचिंग के द्वारा DLP यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, घर बैठे आपको कार्यक्रम यानी हमारी क्लासेस जो हैं प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये हमारा बैच 5 सितंबर को शुरू किया जा रहा है। इसमें आपको जो फैसिलिटीज दी जा रही है वो क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारे यहाँ पर जो बताया जा रहा है, सिलेबस के हर टॉपिक का गहन विश्लेषण करवाया जाएगा। क्लास के नोट्स जो है वो PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। रेगुलर डाउट सेशन जो है वो सेशन भी करवाया जाएगा। मोटिवेशनल और गाइडेंस सेमिनार भी आपको उपलब्ध होंगे। अनुभवी जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जाएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट करवाए जाएंगे, फाउंडेशन टेस्ट भी करवाए जाएंगे और टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएगी। और ये सभी हमारे कोर्स पर अवेलेबल हैं। और इसमें एक बात और बता दें कि आपको जो हमारे द्वारा किट है वो आपको होम डिलीवरी करवा दी जाएगी। और आप लोगों को कोर्स लेने के लिए हमारे प्रयास एजू हब का जो ऐप है उसे डाउनलोड करना है और तुरंत आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, अपने जो पेपर हुआ है उसके प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी का जो प्रश्न है 133 नंबर से शुरू हो रहा है। देखिए यहां पहला प्रश्न जो दिया है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? बच्चों ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या पूछा है, संज्ञा से बने विशेषण, यानी विशेषण शब्द आपको बताने हैं लेकिन संज्ञा से बने हुए। तो सबसे पहले हम आलसी, पैतृक या लिखित शब्द की बात करते हैं। तो संज्ञा शब्द की बात करते हैं, आलस भाववाचक संज्ञा है, पिता से बात करते हैं पैतृक, लेकिन लिखित शब्द है वो लिखना क्रिया से बना है, अतः ये शब्द यहां नहीं होगा। फिर करें, पढ़ाकू पढ़ना क्रिया से बना है, अतः इसको नहीं ढूंढना, हमें आगे चलना है। पौराणिक, मानवीय और लखनवी, पुराण शब्द से बना है, मानव शब्द से बना है और लखनऊ शब्द से बना है। तो ये कह रहे हैं कि संज्ञा से बना विशेषण, यानी पुराण शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक जैसे पौराणिक शब्द बना, मानव शब्द से यानी संज्ञा से बना है मानवीय शब्द, और लखनऊ संज्ञा से बना है लखनवी। तो उत्तर हमारा यही आ रहा है, ऑप्शन है सी, यानी संज्ञा से बना विशेषण शब्द का जो विकल्प है वो सभी शब्द है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इनमें शक्ति से बना विशेषण शब्द बताओ। जो शक्ति शब्द है उसे बना हुआ विशेषण शब्द बताना है। तो शक्तिम नहीं बनेगा, इसमें विशेषण बनाने के लिए हमें शक्ति के साथ शाली शब्द का प्रयोग करना होता है, अतः शक्तिशाली शब्द जो होता है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर आता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? प्रश्न क्या पूछा, विशेषण नहीं है, यह बात ध्यान रखनी है आपको, विशेषण नहीं, यानी ग्रामीण, दैनिक, भारतीय, मनुष्य, इनमें से ग्राम शब्द से ग्रामीण बना यह विशेषण है, दिन शब्द से दैनिक बना यह विशेषण है, भारत शब्द से भारतीय बना यह विशेषण है, लेकिन मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा, ये विशेषण नहीं है। अतः यहां हमारा उत्तर डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा। इसी क्रम में 136 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा से निर्मित विशेषण बना, यानी संज्ञा से बना विशेषण बनाना है, विशेषण बताना है, लेकिन बना हुआ किससे? संज्ञा से। क्या वो सर्वनाम से बना भी हो सकता है, क्रिया से बना हो सकता है? तो काया शब्द से बना है, पहला शब्द है काया, कायिक शब्द बना है, भला शब्द से बना है, यानी भला व्यक्ति, ये भलाई शब्द से बना हुआ है, हम ये कह सकते हैं। वैसा अव्यय के रूप में आ गया, स्वकीय, यानी स्वयं के द्वारा किया जाना। स्व तो क्या होता है? ये सर्वनाम होता है, और ये अव्यय के रूप में भला है। और काया, काया शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है। क्या है? काया शब्द एक संज्ञा है, और एक प्रत्यय लगाया तो कायिक शब्द बना। तो इसका मतलब सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 137 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ध्यान से देखिएगा, ये पूछा है नहीं है, कभी पूछा जाता है या नहीं है, तो इसमें पूछता है नहीं है, किससे? संज्ञा से बना। तो धनी शब्द जो है वो धन से बना है, तो ये विशेषण शब्द है संज्ञा से बना हुआ। इसमें धार्मिक शब्द धर्म से बना है, यह भी विशेषण शब्द है, किससे बना हुआ? संज्ञा से। लालची में लालच शब्द भाववाचक संज्ञा है, यह भी संज्ञा से बना हुआ है। लेकिन हंसोड़ शब्द जो है वो हंसना क्रिया से बना है, और क्रिया से जब बनता है तो प्रश्न क्या है? बना तो विशेषण है, लेकिन प्रश्न क्या था? संज्ञा से बना विशेषण
नहीं है। तो उत्तर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 138 नंबर, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यानी कुछ शब्द विशेषण के अलावा कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कौन सा। अपमानित, जब आपको ऐसा नहीं पता तो इसके साथ विशेष्य शब्द का प्रयोग करके आप ढूंढ सकते हैं। जैसे अपमानित, इसके साथ व्यक्ति अगर जोड़ते हैं तो विशेषण शब्द है। अपेक्षा, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा के रूप में इसको बोध करवाया जा रहा है। आदरणीय व्यक्ति, आर्थिक स्थिति, ये सब विशेषण है। लेकिन भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? अपेक्षा। अतः उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 139 नंबर प्रश्न, संज्ञा से बना विशेषण शब्द नहीं है। यानी संज्ञा से बना हुआ नहीं होना चाहिए। विशेषण तो होंगे सारे, लेकिन संज्ञा से बना नहीं है। चालबाज, चलना क्रिया से बना है, यह क्रिया शब्द से हो गया। नमक जातिवाचक संज्ञा से बना है। मर्म शब्द से बना है और शरीर शब्द से बना है। ये कह रहे हैं कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, तो इसमें शरीर शब्द संज्ञा है, ठीक है, और मर्म शब्द और चालबाज शब्द, इनके अंदर जैसे चलना क्रिया शब्द अलग ही नजर आ रही है, ये शब्द संज्ञा से बना है, मर्म भी, नमक और शरीर। अतः ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन, चालबाज इसका सही उत्तर होगा। 140 नंबर देखिएगा, संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द नहीं। यहां भी पूछ रहे हैं कि नहीं है बताना है। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न में नहीं या है, सत्य है, असत्य, इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। संज्ञा से बना निर्मित या शब्द विशेषण शब्द नहीं है। तो देखिएगा, नागरिक शब्द की अगर बात करते हैं तो ये नगर से बना है, नगर जातिवाचक संज्ञा है, एक प्रत्यय लगाएंगे नागरिक, ठीक है। नैतिक में नीति शब्द से बना है। भागना ये क्रिया शब्द से बना हुआ है, और शारीरिक शरीर शब्द से बना है। तो ये कह रहे हैं कि संज्ञा से निर्मित नहीं है, तो भागना या जा धातु की बात कह सकते हैं, है ना। जा धातु की बात करते हैं, ये धातु के रूप में आता है, उससे बना हुआ है। अतः भागना शब्द यहां पर हो जाएगा, जो संज्ञा से बना हुआ नहीं, ये बाकी संज्ञा शब्द से बने हुए। अतः उत्तर हमारा बी ऑप्शन यहां, सॉरी सी ऑप्शन सही है। अब 41 नंबर प्रश्न जो है आज का अंतिम प्रश्न है हिंदी का। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। शुद्ध शब्द की बात भी आ जाती है यहां। नमकीय, नमकीय शब्द में ये प्रत्यय ई दीर्घ आता है, ये अशुद्ध है। नमकीन, नमक में ईन प्रत्यय जब हमने जोड़ा तो ये विशेषण शब्द बनता है। नामक, नाम शब्द से बना है, नामक यानी अक प्रत्यय लगे, नामिक में नाम में इक प्रत्यय लगता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? नमक शब्द से बना विशेषण, तो ये बी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही होगा। इसी Hello guys, as you know myself Parveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes to all my dear aspirants on the digital panel of प्रयास करियर इंस्टीट्यूट सीखकर। आज का जो सेशन है उसमें टॉपिक रहा है अपना टेंस वाला। टेंस के क्वेश्चन है, ठीक है, उनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो पहला सेंटेंस वो क्या है? इफ़, और आगे दे दिया सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई। सेंटेंस अपना कंडीशनल सेंटेंस का, और कंडीशनल सेंटेंस में आपको 4 स्ट्रक्चर पर्टिकुलर याद रखनी होती है, जिससे आपके लेवल के जो क्वेश्चन है वो अक्सर इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इफ और अनलेस 2 कंजक्शन होते हैं, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, और इनकी कनेक्टिविटी जिस वाक्य से होती है उस वाक्य को हम नाम देते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ें, तो इफ और अनलेस को हम कौन सा कंजक्शन मानते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मानते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। दूसरा भाग होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मैन क्लोज कहेंगे, ठीक है। और मैन क्लोज जो होता है जिसमें अक्सर हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा मॉडल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं? मॉडल का प्रयोग कभी भी अपन नहीं करते। मीन्स जो वाक्य इफ और अनलेस से जुड़ता है उस वाक्य में अक्सर हम मॉडल का प्रयोग नहीं करते, और दूसरा जो वाक्य है, ठीक है, उस वाक्य में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल का। और इसमें आपको 4 स्ट्रक्चर याद रखनी है। इधर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इस भाग में क्या करोगे? मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इस भाग में मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो फिर याद रखना इधर मॉडल की फर्स्ट फॉर्म के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इधर क्या करोगे? मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इधर क्या दे रखा है? मॉडल की सेकंड फॉर्म है,
ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में दो उत्तर आपके पास, एक तो क्या दे रखा है वोच, और एक क्या दे रखा है वर। लेकिन इसी कंडीशन के साथ एक बात और याद रखना है कि सुपोजिशनल कंडीशन का भाव इस वाक्य में, ठीक है, इम्प्रोबेबल कंडीशन का भाव है, अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन का भाव है। तो ऐसे वाक्य जिसमें असंभव शर्त अथवा कोरी कल्पना का भाव अगर होता है, तो उस वाक्य में भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों ना हो, बट वर्ब आती वो कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वर होगा। जबकि यहाँ पे सी क्या दे रखा है, सिंगुलर। तो आपका डी ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, उस पे नजर डालते हैं। क्या कह रहा है, यस्टरडे सी ए सरप्राइज ऑन अस। तो यस्टरडे शब्द है वो एक एडवर्ब, एक इंडिकेटर है विच रिप्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रंग। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसी कड़ी में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यू एवर। एवर का प्रयोग कौन सा टेंस में करते जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, हैव यू। यू के अनुसार किसका प्रयोग करोगे, हैव। और आगे फिर वर्ब, यहाँ पे बी खुद क्या है, मैन वर्ब, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। ठीक है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। हैव यू एवर बीन टू डिज्नीलैंड। आगे कह रहा है, इफ यू आई हैड वेट आई वुड वेट, आई वुड वेट अंटिल द क्राउड्स डाई डाउन एट दैट न्यू टाइम। ठीक है, वही बात आ गई, इफ है, इफ के बाद में सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, टाइपिंग वगैरह जो है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे हेड वुड दे रखा, तो यहाँ पे आपको उत्तर कौन सा होगा, वर होगा। यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, ही इन द रिवर व्हेन इट बिगेन टू रेन। वेन से अगर दो वाक्य जुड़ते हैं, या तो क्या करोगे, दोनों वाक्यों वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, या फिर एक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरे वाक्य में वोज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। दोनों वाक्यों वेन से जुड़ने वाले वाक्यों में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट टेंस आता है, तो वो टू सिमुल्टेनियस एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, एक साथ दो कामकाज का होना। और एक वाक्य जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब यहां तो काम क्या हो गया, पूरा। ये किसको दर्शा रहा है, कंप्लीट एक्शन को। और जो काम चल रहा होता है, ठीक है, वहां पे हम किसका क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस, यानी क्या बोलोगे, रेगुलर एक्शन। तो क्या कह रहा है कि इफ ही इन द रिवर इट बिगेन टू रेन, जब वह नदी में तैर रहा था, ठीक है, तो बारिश होनी शुरू हो गई। तो एक काम तो पूरा हो गया, ठीक है, दूसरा काम चल रहा होता है। तो यहां पे किसका प्रयोग कर दोगे, वोज स्विमिंग का प्रयोग कर दोगे। यही राइट आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, ब्रिक अपॉन ब्रिक। जब किसी प्रेपोजिशन से पहले प्रेपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन आता है, तो याद रखिए वो नाउन भी हमेशा सिंगुलर होगा। साथ में वर्ब आएगी, वो भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, आगे लिखा इज लेड। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, किसका प्रयोग कर दोगे, इज का। सिंगुलर वर्ब का पार्ट कौन सा अपना, ठीक है, इज है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग कर देंगे। बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मनोज विल। बाई के बाद में अगर टाइम मिलता है, तो वहां पे टेंस होता है, कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जहां पे शैल हैव और विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव का। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, उसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है, विल हैव का। तो विल इसमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो कौन से ऑप्शन में है, डी में। तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, दो बातें क्या रखनी है याद, कि कहीं भी बाई के बाद में, यानी शैल हैव और विल वाले वाक्यों में अगर टाइम दिया होता है, उस टाइम से पहले प्रेपोजिशन भरवा ले, तो आपको कौन सा प्रेपोजिशन भरना है, बाई भरना है। और अगर बाई के बाद में टाइम दे दे, पीछे टेंस भरवा ले, तो टेंस कौन सा भरना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरना है। ठीक है, ये दो बातें आपको पर्टिकुलर ध्यान रखनी है। ही इज द मोस्ट जनरस मैन, वह काफी सबसे अधिक उदार व्यक्ति है। आई हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंपल सी बात में काफी उदार व्यक्ति है, जिसको मैं काफी लंबे समय से जानता हूं। तो ता हूं का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जहां पे सिंस फॉर के बाद में क्या मिलता है, टाइम मिलता है। ठीक है, तो यहां पे जानना, ठीक है, यहां पे जानना, नाउ कैसी वर्ब है,
नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है जिसके साथ आईएनजी फॉर्म तो आ नहीं सकती, तो आप यहाँ पे हैव बीन नोइंग तो कर नहीं सकते, तो पहला टेंस काम में आएगा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे हैव नाउन का प्रयोग कर दोगे, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करे, आई हिम सिंस ही चाइल्डहुड, मैं उसको बचपन से जानता हूं, वही नौ वाला पार्ट आ गया, तो यहां पे क्या बोलोगे, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि नौ कैसी वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, और नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब वो होती है जिसमें एडवर्ब भले ही कॉन्टिन्यूअस टेंस की लिखी क्यों ना जाए, बट वो कंटिन्यूअस टेंस में लिखी नहीं जाती, जस्ट पहले आने वाले टेंस में लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे सिंस और फॉर के बाद में टाइम से पता चल रहा है कि यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता इसमें, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नऊ है, नऊ कैसी है, नॉन कॉन्टिन्यूअस है वर्ब, तो इस आधार पे देखें तो आपका उत्तर कौन सा होगा, ठीक है, बी होगा। इस प्रकार से आपके सॉल्यूशन की कड़ी है वो संपन्न हुई। उम्मीद करता हूं आपके पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो रहेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन अंजाम दें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी अभ्यर्थियों को जय हिंद, जय भारत।